हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर में से मैं आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तो आप लोग भी इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान दीजिएगा और अपने कॉपी में ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों से एक और गुजारिश है, अगर आप लोगों ने अपना थ्योरी कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपना थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, जब भी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और अच्छे से याद होंगे, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। वीणा का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, बाजा हिंदी में, ठीक है। बजाते हुए दिखाया गया। चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे ए फाहियान, बी हवेनसांग, सी हर्ष, डी कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हवेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और अपने कॉपी में नोट जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई। ए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, सी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, डी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो अर्थशास्त्र की रचना कब हुई, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ए 2, बी 4, सी 8, डी 10। तो अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है अर्थशास्त्र में, ठीक है। अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। चलिए स्टूडेंट्स, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है। ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल, डी अंग्रेजों का काल। तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स कॉपी में नोट करते रहिएगा। चलिए फिर अगले सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमारगुप्त। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक कुमारगुप्त थे। चलो अगला सवाल है, पंचतंत्र की रचना किसने की। ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी कालिदास, डी विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र की रचना किसने की, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की, ठीक है। चलो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुप्त स्वंत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया। ए घटोत्कच 300 ईस्वी, बी श्रीगुप्त 309 से 10 ईस्वी, सी समुद्रगुप्त 324 ईस्वी, डी चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी। तो गुप्त स्वंत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी में, ठीक है। गुप्त स्वंत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, ठीक है। चलो फिर अगले साल की बढ़ते हैं। बाणभट्ट की रचना कादम्बनी में किस शासन काल का वर्णन है। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्षवर्धन। तो बाणभट्ट की रचना कादम्बनी में किस शासन काल का वर्णन है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। कादम्बनी में हर्षवर्धन शासनकाल का वर्णन है, ठीक है। चलो फिर अगले साल को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ए प्रयाग अभिलेख, बी एरना अभिलेख, सी मेहरौली अभिलेख, डी मथुरा अभिलेख। तो किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है।
चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी स्कंदगुप्त। तो मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य शासन के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी विक्रमादित्य, सी अशोक, डी कनिष्क। तो चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? तो अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रमादित्य। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान विक्रमादित्य शासक के काल में भारत आया। ठीक है, इसी तरह और क्वेश्चन जो आप लोग जो भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी आंसर देते रहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? ए 10वें शिलालेख, बी 11वें शिलालेख, सी 12वें शिलालेख, डी 13वें शिलालेख। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13वें शिलालेख। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में अभिलेख में किया गया। ठीक है, चलो फिर अपना अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? ठीक है, तो ए सिकंदर, बी फिलिप, सी सेल्यूकस, डी डिमेट्रियम। ठीक है, डिमेट्रियम। ठीक है, तो मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी सेल्यूकस। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? ए सारनाथ का अभिलेख, बी गिरनार का अभिलेख, सी वेगजाकोई का अभिलेख, डी मथुरा का अभिलेख। तो भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी वेगजाकोई का अभिलेख। ठीक है, वेगजाकोई का अभिलेख भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ए ताम्रयुगीन नगर, बी कांस्ययुगीन नगर, सी लोहयुगीन नगर, डी इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी लोहयुगीन नगर। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को लोहयुगीन नगर कहा जाता है। चलो अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? ए मालवा, बी कश्मीर, सी तक्षशिला, डी पटना। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो पटना का। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? ए तक्षशिला, बी उज्जयिनी, सी तोशाली, डी पाटलिपुत्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी, तो अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तोशाली। ठीक है, मौर्य काल में कलिंग की राजधानी तोशाली। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? ए मेगास्थनीज, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कौटिल्य। तो किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कौटिल्य। ठीक है, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिसके प्रजा सुखी तथा? तो कौटिल्य। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, राजगृह नगर वधु का नाम था? ए माधवी, बी अम्पाली, सी तिष्य रक्षिता, डी शाल्वती। तो राजगिरी नगर वधु का नाम था, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाल्वती। ठीक है, राजगिरी नगर वधु का नाम शाल्वती था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 है, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया? ए उपगुप्त, बी उपाली, सी राधागुप्त और डी नागसेन। इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए उपगुप्त। तो अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया? तो उपगुप्त के धर्म का समर्थन बन गया। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 22 है, अशोक किस वंश का शासक था? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी चोल वंश।
जिसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी मौर्य वंश। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? ए जापान, बी मिस्र, सी वर्मा, डी सिंहल द्वीप। ठीक है, तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंहल द्वीप। ठीक है, किस देश में भेजा? तो सिंहल द्वीप में। चलो क्वेश्चन नंबर 24 है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म था, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। ठीक है, चलो फिर अगले सवाल को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मौर्य काल में ब्राह्मण्य क्या था? ए पशुदान, बी धनदान, सी भूमिदान, डी कृषिदान। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी भूमिदान। मौर्य काल में ब्राह्मण्य भूमिदान का था। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? ए केंद्रीय मंत्री, बी राजकीय कर संग्रह अधिकार, सी मुख्य न्यायाधीश, डी अन्नपुर की रक्षक। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन का समाहर्तन कौन था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकीय कर संग्रह अधिकार। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? ए बिहार, बी बंगाल, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। तो मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी उड़ीसा। मौर्यकालीन राज्य उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चलो अपना अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ए विदिशा, बी दिल्ली, सी पाटलिपुत्र, डी राजगीर। इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा फास्ट जा रहा है इसलिए कि मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए चलिए फिर अगले सवाल की बढ़ते हैं। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ए कोषाध्यक्ष, बी मुद्राध्यक्ष, सी पांड्याध्यक्ष, डी लवयनाध्यक्ष। ठीक है, तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी पांड्याध्यक्ष। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान पांड्याध्यक्ष था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ए अशोक, बी कुणाल, सी संप्रदी, डी बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी बृहद्रथ, है ना। मौर्यकालीन अंतिम राजा बृहद्रथ था। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धर्म। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। चलो अगला क्वेश्चन है 32, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए पाटलिपुत्र, बी तक्षशिला, सी श्रवणबेलगोला, डी उज्जयिनी। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रवणबेलगोला। ठीक है, चलो अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 33 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कुणाल। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी बिस्मार्क, डी मुसोलिनी। तो समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपोलियन। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म है दोस्तों, ये देखिएगा, ये धर्म नहीं, धर्म एक व्यक्तिगत चीज़ होती है। धर्म का मतलब होता है व्यक्ति का विचार, व्यक्ति के एक दूसरे के प्रति प्रेम। ठीक है, चलिए फिर धर्म की शुरुआत किसने की थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त
गुप्त, विक्रमादित्य, सी अशोक, डी कनिष्क। तो धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, अशोक ने की थी। ठीक है, धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। चलिए अगला सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से महिला संत थी? ए मीरा, बी अंडाल, सी कराइकल, डी इनमें से सभी। तो निम्न में से महिला संत थी, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मीरा, अंडाल, कराइकल ये तीनों निम्न में से महिला संत थी। ठीक है, महिला संत। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 37 है। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? ए महासंधि विग्रहिक, बी महाश्वपति, सी महापीलुपति, डी महाबली धीकृत। तो गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, महापीलुपति। ठीक है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को महापीलुपति कहते हैं। ठीक है, चलो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त गुप्त, डी स्कंदगुप्त। जिसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। तो किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर अगले सवाल की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। इंडिका की रचना है? ए चाणक्य, बी मेगास्थनीज, सी हर्षवर्धन, डी कालिदास। तो इंडिका की रचना है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। इंडिका की रचना मेगास्थनीज है। ठीक है, ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते हैं। और वीडियो थोड़ा मैंने बहुत फास्ट बनाया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेके भी एक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्षमेंद्र की रचना कौन सी है? ए मुद्राक्षस, बी अर्थशास्त्र, सी वृहद कथा मंजरी, डी कथास रीत सागर। तो क्षमेंद्र की रचना कौन सी है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, वृहद कथा मंजरी। क्षमेंद्र की रचना वृहद कथा मंजरी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आज यहीं ख़त्म होता है। आपके टोटल क्वेश्चन 40 हो गए हैं। इस सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको याद करने में ज़्यादा आसानी हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों से एक गुजारिश और है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। इस चैनल में आपको ऑल सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर चलता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।